नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आपको सेकेंड ईयर की फिज़िक्स करवा रहा था और इसके अंदर मैं आप लोगों को जो ऊष्मागति की बुक है वो पढ़ा रहा हूँ। यूनिट 3 पढ़ रहे हैं और अपना जो ये वीडियो है ये मैं पार्ट आपको बता देता हूँ। ये 8वां पार्ट है इस वीडियो का, ठीक है। लास्ट जो आपका 7वां पार्ट है थोड़ा बता देता हूँ आपको। जो 7वां आपका पीछे वाला पार्ट है इसके अंदर अपने ऊष्मा इंजन के बारे में पढ़ा था। जो ऊष्मा इंजन है इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और जो 6 नंबर वीडियो था उसके अंदर अपने जो अनुप्रयोग थे ऊष्मागतिकी के फर्स्ट नियम के उसे पढ़ रहे थे। और इसके अंदर सिर्फ एक बचा हुआ था, मेयर संबंध, ठीक है। मेयर संबंध पढ़ने के बाद में अपने इसमें उत्क्रमणीय प्रक्रम भी आपने क्या किया था, पढ़ा था। जो उत्क्रमणीय प्रक्रम है अपने इसे पढ़ा था और साथ में अपने क्या पढ़ा था, मेयर संबंध पढ़ा था। और इससे जो पीछे का वीडियो था उसमें अपने अनुप्रयोग पढ़े थे फर्स्ट नियम के। और आपकी बुक में, मैं जब भी बुक बोलता हूँ आप सिलेबस समझा करो, तो आपकी बुक में 9 अनुप्रयोग दे रखे थे। उनमें से शुरुआत के 8 जो है 1 से 8 वो इस वीडियो के अंदर बताए गए हैं। जो वीडियो 5वां जो वीडियो है और एक अनुप्रयोग इसका बच जाता है, 9वां जो मेयर संबंध है वो मैंने इसके अंदर आप लोगों को बताया है। और जो 4 नंबर का वीडियो है इसके अंदर आपको पता है कि हम लोगों ने बात की थी ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की। तो चौथे वीडियो में ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की बात की थी। 5वें नियम में अपने इसके अनुप्रयोग पढ़ रहे थे। टोटल 9 अनुप्रयोग आपके दे रखे हैं, उसमें से 8 इसमें बताए हैं मैंने। और मेयर संबंध इंपॉर्टेंट है इसलिए अलग से नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको मेयर संबंध बताया, क्योंकि आपकी फर्स्ट और सेकंड दोनों फिजिक्स के अंदर ये दिया हुआ है। और जो आपके इंटीग्रेटेड वाले बच्चे हैं उनके 2 बार ये आएगा एक ही बुक के अंदर। तो इसे मैंने नए वीडियो के अंदर ही बनाया है, जो आपका 6ठा वीडियो है उसके अंदर। और साथ में वहाँ पर उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय जो प्रक्रम है उसके बारे में भी बताया। बचा हुआ पार्ट अनुत्क्रमणीय इंजन, इसके अनुत्क्रमणीय प्रक्रम जो है ऊष्मा इंजन के साथ में मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो ये लास्ट वीडियो के बारे में था। और जो अपने ये आज का वीडियो जो पढ़ रहे हैं इसके अंदर अपने ऊष्मा इंजन का जो दक्षता होती है उस दक्षता के बारे में अपने पढ़ेंगे। तो देखो ऊष्मा इंजन जो है उसकी दक्षता, ऊष्मा इंजन की दक्षता। ऊष्मा इंजन अपने टॉपिक पढ़ रहे थे, उसके अंदर ईटा जो है वहाँ तक मैंने आप लोगों को बता दिया था। ईटा तक मैंने आप लोगों को बता दिया था कि दक्षता ईटा क्या होती है। ये होता है W/Q1। W/Q1 का मतलब मैंने आपको बता दिया था, किया गया उपयोगी कार्य होता है पूरा। अगर पूरा लिखोगे ना, किया गया उपयोगी कार्य, और बाद में इंजन द्वारा ली गई ऊष्मा। या आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो कि इंजन को दी गई ऊष्मा, ठीक है। Q1 जो है यहाँ पर आ जाएगा। तो W/Q1 जो है वो यहाँ पर क्या आ जाता है, दक्षता का सूत्र आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा अपने इसकी अगर आगे बात की जाए तो यहाँ तक अपने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था। अब देखो, अब अपने इस फॉर्मूले की आगे बात करते हैं कि W/Q1 जो है इसके साथ में अपने आगे इसे किस प्रकार से लिखना है। देखो, जब मैंने इसकी कार्य प्रणाली आपको बताई थी तो कुछ ये लिखा था, ये बात मैंने वहाँ पर आप लोगों को बता दी थी कि ये Q1 है, ये Q2 है और यहाँ जो कार्य हो रहा है वो कितना है, W है। ये स्रोत होता है और ये सिंक होता है, ये यांत्रिक व्यवस्था होती है इसकी। तो यहाँ मैंने आपको बताया था कि अपना जो निकाय है वो Q1 ऊष्मा क्या करता है, स्रोत से लेता है। Q1 ऊष्मा ग्रहण करने के बाद में Q1 ऊष्मा में से W कार्य कर देता है, यानी Q1 में से कितना कार्य कर देता है, वो W जो है वो कार्य कर देता है। और कार्य करने के बाद में पीछे जो ऊष्मा बचती है उसे वो क्या कर देता है, निष्कासित कर देता है। यानी Q1 में से W को घटाने पर क्या मिलता है, Q2 मिलता है। इसका मतलब हुआ कि Q1 और Q2 का जो अंतर है वो किसके बराबर है, वो कार्य W के बराबर है। यानी इसे आप लोग ये भी लिख सकते हो, नई लाइन में लिखता हूँ, W/Q1 किसके बराबर, Q1 - Q2/Q1 के
बराबर। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि निकाय जो है अपनी प्रारंभिक अवस्था में फिर से पहुंच जाता है यहाँ पर, तो कौन सा प्रक्रम यहाँ होता है, यहाँ सक्रिय प्रक्रम जो है वो होता है। ठीक है, निकाय विभिन्न अवस्थाओं से होता हुआ फिर से अपनी प्रारंभिक अवस्था में पहुंच जाए तो कौन सा प्रक्रम होता है, वो सक्रिय प्रक्रम होता है। और ऊष्मा इंजन जो है इसमें भी कौन सा प्रक्रम देखेंगे, अपने सक्रिय प्रक्रम ही देखेंगे। तो सक्रिय प्रक्रम अगर यहाँ पर होगा तो आपके पास में जो DU होगी, जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा, उस आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन का मान कितना होगा, 0 होगा। ध्यान रखना, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन का मान जो है वो 0 होगा। आंतरिक ऊर्जा जो है वो रहती है नियत, यानी U तो कांस्टेंट है और DU जो है वो कितनी है, 0 है। तो प्रथम जो नियम है डेल Q इक्वल DU प्लस DW डेल W, ये नियम जब अपने लिखते हैं तो इसके अंदर अपने डेल Q ऊष्मा दी है, 2 कार्य में खर्च हुई है, एक तो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के और दूसरे किए गए उपयोगी कार्य के। तो यहाँ 2 देख सकते हैं अपने DU और डेल W। अब देखो डेल Q, इसका DU का मान तो कितना है, 0, और डेल Q ऊष्मा में परिवर्तन, Q1 से ऊष्मा कितनी हो रही है, Q2। तो यहाँ क्या बनेगा, ये Q1 माइनस का Q2 बनेगा। अगर यहाँ आपको दिख रहा हो ये तो Q1 माइनस Q2 बनेगा। और DU जो है वो कितना है, 0 है। कार्य कितना है, W है। पहले 0 था, अब कितना है, W। तो डेल W का मान कितना, W। यानी यहाँ आप लोग देख सकते हो कि Q1 माइनस Q2 जो है वो किसके इक्वल है, W के इक्वल है। तो 2 तरीके से मैंने आप लोगों को बता दिया ये कि एक तो आप लोग यहाँ से निकाल सकते हो, दूसरा आप लोग इस प्रकार भी देख सकते हो, ऊष्मा कार्य का ही रूप होती है। मैंने आपको बताया था कि ऊष्मा जो है वो किसका रूप होती है, ऊर्जा का ही रूप होती है। और ऊर्जा क्या होती है, कार्य करने की क्षमता होती है। ये सभी एक ही बात होती है। तो Q1 यहाँ पर ऊष्मा है, W इसमें से क्या किया गया, कार्य किया गया। तो Q1 में से W घटाने पर क्या बचेगा, Q2 बचेगा। देखो कहाँ लिखा था, ऐसा यहाँ लिखा था, Q1 में से W घटाया, क्या बचा, Q2। और Q1 माइनस Q2 किसके इक्वल, W के इक्वल। तो यहाँ आपने W का मान लिख दिया Q1 माइनस Q2, और साथ में क्या लिखा हुआ है, Q1 लिखा है। आगे देखो अलग अलग भाग अगर आप लोग दो तो ये बनेगा Q1 बटे Q1, तो 1 और Q2 अपॉन Q1। ठीक है, देखो जो आपकी थर्मोडायनेमिक्स है इसके अंदर ये जो यूनिट मैं आपको बता रहा हूँ, 3rd यूनिट आप लोगों की है। दोनों ही क्लासों के लिए ये 3rd यूनिट है। ये इंटीग्रेटेड और सिंपल BSc दोनों के लिए, बस पेपर अलग हो जाता है उनका। तो ये यूनिट जो काफ़ी बड़ी यूनिट है, क्योंकि टोटल थ्योरी और सबसे बड़ी यूनिटों में से ये एक यूनिट आती है आपके। तो ये पूरी बड़ी यूनिट है। इसके अंदर 1.5 नंबर का जो प्रश्न आएगा उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। 1.5 नंबर के क्वेश्चन, एक तो जो 5वां वीडियो था जिसके अंदर मैंने अनुप्रयोग वगैरह आपको बताए थे, उसमें मैंने 8-9 प्रक्रम बताए हैं। उनके अंदर से भी कौथन और जो गलन है या जो पिघलने की प्रक्रिया है, वहाँ से 1.5 नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या आप लोगों से 1.5 नंबर की ये जो दक्षता वगैरह है, ऊष्मा इंजन की दक्षता कितनी होती है या कार्नो इंजन की दक्षता कितनी होती है, कार्य कितना होता है, वहाँ से आपको जो 1.5 नंबर वाला प्रश्न है वो पूछा जा सकता है। तो दक्षता इनकी ज़रूर अच्छे तरीके से याद रखना। तो दक्षता ईटा किसकी इक्वल है, 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 के इक्वल है। अगर बोला जाए प्रतिशत दक्षता, क्या बोला जाए, प्रतिशत दक्षता, तो क्या करोगे, तो लिखोगे Q1 माइनस Q2, ये सॉरी 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 गुणा 100%। ये प्रतिशत दक्षता का सूत्र है, ये सीधा दक्षता का सूत्र है। और ये इसकी कार्य प्रणाली के अंदर हम लोगों ने डायग्राम जो है वो बनाया। तो इसके साथ में ही अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, ऊष्मा इंजन। ठीक है, अब अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं, कार्नो चक्कर तथा कार्नो का इंजन। अब तक अपने जितना पढ़ा है उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट 4 नंबर का अगर प्रश्न देखा जाए तो ये बनता है, ये 5 नंबर का जो प्रश्न है उसमें 5 नंबर का जो प्रश्न आएगा उसके अंदर कंप्लीट पूछा जा सकता है, कार्नो चक्कर किसे कहते हैं, कार्नो जो इंजन है इसकी कार्य प्रणाली को समझाइए, कार्य का मान ज्ञात कीजिए तथा दक्षता का मान ज्ञात कीजिए। तो अब अपने टॉपिक जो है वो शुरू कर रहे हैं, कार्नो इंजन, कार्नो चक्कर तथा कार्नो इंजन, कार्नो चक्कर तथा कार्नो इंजन। ध्यान रखना इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, 5 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछा जा सकता है, कंप्लीट टॉपिक की पूछा जा सकता है आप लोगों से कार्नो इंजन और कार्नो चक्कर का। तो थोड़ी बेसिक की अगर बात की जाए कि कार्नो इंजन क्या होता है, क्यों काम में आता है, तो आप लोगों ने पीछे पढ़ा था ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ठीक है, ये क्या था, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम था। ये ऊष्मा थी,
ये आंतरिक ऊर्जा थी और ये किया गया कार्य था। ठीक है, और इसके अंदर ये जो दोनों टर्म है ये तो पथ का फलन थी और ये जो आंतरिक ऊर्जा है ये सीमांत फलन थी, यानी किस पर निर्भर कर रही थी, ये सिर्फ अवस्था पर निर्भर कर रही थी। ठीक है, और ताप पर भी निर्भर करती है, आपको पता ही है। तो अगर अपने किसी भी तरीके से इस टर्म का मान अगर कितना हो जाए, 0 हो जाए, इस टर्म का मान कितना हो जाए, 0 हो जाए, तो डेल क्यू किसके इक्वल आ जाता है, डेल डब्ल्यू के इक्वल आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अपने क्या कर दें, निकाय को ऊष्मा दें, तो उस ऊष्मा को वो निकाय क्या कर देगा, उस ऊष्मा को 100% कार्य में बदल देगा। आई बात समझ में? यानी आप लोगों ने जितनी उससे ऊष्मा दी, उस ऊष्मा को इसने 100% क्या कर दिया, कार्य में बदल दिया। और ये फर्स्ट जो नियम है उसकी एक सीमा थी कि ऐसा सामान्य जीवन में संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा इंजन बनाना असंभव है जिसकी दक्षता क्या हो, 100% हो। परंतु जो कार्नो नाम का एक वैज्ञानिक था, वैज्ञानिक का नाम था कार्नो, या कार्नोट भी बोलते हैं, कार्नोट। तो कार्नो नाम का एक वैज्ञानिक था, इसने क्या किया, इसने एक ऐसे इंजन की कल्पना की। इसने क्या किया, ऐसे इंजन की कल्पना की कि अगर ऐसा इंजन बना लिया जाए जिसके अंदर अन्य किसी रूप में ऊष्मा की हानि ना हो, यानी अपने जो ऊष्मा है वो सिर्फ किस में बदले, कार्य में बदले, यानी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन 0, यानी ऊष्मा में अन्य प्रकार का परिवर्तन ना हो, वो सिर्फ किस में बदले, कार्य में बदले। इसका मतलब हुआ ऊष्मा की हानि ना हो। तो ऐसा जो इंजन होगा जिसमें ऊष्मा की हानि नहीं होगी, उसकी दक्षता क्या होगी, 100% होगी। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि ये एक काल्पनिक इंजन है। कार्नो नाम के वैज्ञानिक ने कल्पना की थी इसकी कि अगर अपने क्या कर दे, ऊष्मा की हानि को यहाँ से हटा दे, अपने जितनी ऊष्मा इसे दे, संपूर्ण रूप से अगर कार्य में बदल दे, जैसे विकिरण, संवहन, चालन, उन सब की वजह से, घर्षण, श्यानता वगैरह की वजह से ऊष्मा की हानि ना हो, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन 0, तो आपने जो ऊष्मा दी है वो 100% किस में बदल जाती है, कार्य में बदल जाती है। तो ये जो इंजन था इसका, ये क्या था, कार्नो इंजन था। ठीक है, अब अपने बात कर लेते हैं कार्नो चक्र की। कार्नो चक्र का क्या मतलब है, कार्नो जो आपका इंजन है, कार्नो इंजन, ये क्या करता है, इसके अंदर जो कार्यकारी पदार्थ होता है, कार्यकारी पदार्थ, ये कार्यकारी पदार्थ क्या करता है, ये विभिन्न अवस्थाओं से होता हुआ, यानी इसके अंदर जो कार्यकारी पदार्थ होता है ये विभिन्न उत्क्रमणीय अवस्थाओं से होता हुआ, ध्यान रखना ये उत्क्रमणीय जरूर जोड़ना, विभिन्न उत्क्रमणीय अवस्थाओं से होता हुआ फिर से अपनी प्रारंभिक अवस्था में पहुंच जाता है। इसे क्या बोला जाता है, कार्नो चक्र बोला जाता है। ठीक है, यानी इसके अंदर जो निकाय है, यानी जो कार्यकारी पदार्थ है, वो विभिन्न उत्क्रमणीय अवस्थाओं से होता हुआ पुनः कहाँ पहुंच जाता है, अपनी प्रारंभिक अवस्था में पहुंच जाता है, जिसे किसके नाम से जाना जाता है, जिसे कार्नो चक्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब अपनी बात कर लेते हैं कार्नो के इंजन की। तो अब अपना जो टॉपिक है वो है कार्नो इंजन। देखो कार्नो इंजन, कार्नो इंजन के 4 पार्ट होते हैं। जो कार्नो इंजन है उसके कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बता दिया था कि इसमें ऊष्मा स्रोत होता है, इसमें कार्यकारी पदार्थ तथा यांत्रिक व्यवस्था होती है, कार्यकारी पदार्थ तथा यांत्रिक व्यवस्था होती है, इसमें ऊष्मा सिंक होता है, इसमें स्टैंड होता है। ऊष्मा इंजन के जैसा ही है, बस ये चौथा पार्ट जो है स्टैंड यहाँ पर अलग से आ जाता है। ठीक है, ध्यान रखना ऊष्मा इंजन जो है उसकी दक्षता 100% नहीं थी, इस इंजन की दक्षता कितनी है, 100%। ऊष्मा इंजन तो अपने पास में होता है, पर अपने पास में ये वाला जो इंजन है कार्नो इंजन, ये अपने पास में नहीं होता है। तो कार्नो जो इंजन होता है उसके आवश्यक रूप से कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, ऊष्मा स्रोत होता है, कार्यकारी पदार्थ या यांत्रिक व्यवस्था होती है, ऊष्मा सिंक होता है, और चौथा जो आपके पास में पार्ट होता है वो क्या होता है, स्टैंड होता है। अब अपने एक एक करके सभी को पढ़ते हैं।
सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं ऊष्मा स्रोत की, कि आपके पास में ऊष्मा स्रोत क्या होता है। देखो ऊष्मा स्रोत जो है, ऊष्मा स्रोत जो है, ऊष्मा स्रोत आपके पास में ऊष्मा का एक स्रोत होता है जिसका ताप जो है वो कितना होता है, T1 केल्विन होता है। ताप जो है इसका क्या होता है, उच्च ताप होता है। उच्च ताप का आपके पास में क्या होता है, एक स्रोत होता है। ठीक है, जैसे कि ऊष्मा इंजन में था, बिल्कुल इसी प्रकार से यहाँ भी क्या है, एक उच्च ताप का आपके पास में स्रोत है। ऊष्माधारिता, ऊष्माधारिता, तो इसकी ऊष्माधारिता कितनी होती है, अनंत होती है। इसका मतलब लास्ट वीडियो में भी बताया था आपको, यहाँ भी बता रहा हूँ, ऊष्माधारिता अनंत होने का मतलब है जितनी मर्जी इससे ऊष्मा आप लोग ले लो, इसका जो ताप T1 केल्विन है, इस ताप में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन जो है वो नहीं आएगा। ठीक है। दूसरा, आपके पास में जो स्रोत है ये कुछ इस प्रकार से होता है, इस तरीके से। इसकी जो साइड की दीवारें होती है ये कुचालक होती है। ये जो दीवारें होती है ये किस प्रकार की होती है, ये दीवारें कुचालक होती है। और ये जो इसका ऊपर वाला पृष्ठ है ये क्या होता है, चालक होता है। ठीक है, ये दीवारें तो क्या होती है, कुचालक होती है, पर ये जो भाग है ये क्या होता है, सुचालक होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना कि ऊष्मा स्रोत जो होता है उसकी दीवारें कुचालक होती है, पूर्ण रूप से ये दीवारें कुचालक है, पर ये जो ऊपर का इसका तल है ये किस प्रकार का होता है, सुचालक होता है। जो अपने पास में कार्यकारी पदार्थ होता है, जो आपके पास में यांत्रिक व्यवस्था होती है, यानी आपके पास में जो सिलेंडर होगा, उस सिलेंडर को आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले ऊष्मा स्रोत पर रखोगे, तो ये ऊष्मा स्रोत है। तो सीधा सा सोचने की बात है, अगर ये सुचालक न हो, अगर ये सुचालक ना हो पृष्ठ, तो क्या आप इसके ऊपर किसी को रख करके गर्म कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो ये ऊष्मा का क्या होना चाहिए, चालक होना चाहिए, यानी ये किस प्रकार का होना चाहिए, सुचालक होना चाहिए, ताकि जैसे ही आप लोग इसके ऊपर कार्यकारी पदार्थ या सिलेंडर को रख दो, ऊष्मा इससे क्या हो, उसमें स्थानांतरित हो सके। तो इसकी दीवारें आवश्यक रूप से कुचालक होनी चाहिए और ये सुचालक होने चाहिए। सामान्य लाइफ में देखो, आपके पास में जो ऊष्मा के स्रोत होते हैं, जैसे घरों में जो भी आपके पास में स्रोत है, अगर आदर्श स्रोत आपके पास में होगा तो उसकी क्या खास बात होनी चाहिए, उसकी खास बात यही तो होनी चाहिए कि उसका सिर्फ ऊपर वाला जो पार्ट है, जहां आपने किसी बर्तन वगैरह को गर्म करने के लिए रखते हैं, सिर्फ उसके ऊपर वाला हिस्सा ही सुचालक होना चाहिए, साइड के पार्ट उसके गर्म नहीं होने चाहिए। अच्छे की तो यही विशेषता होगी। तो ये तो आपके पास में आदर्श है, ये बिल्कुल कुचालक होना चाहिए। क्यों, ताकि यहाँ से ऊष्मा की हानि न हो सके, क्योंकि अपने आदर्श इंजन बनाना है, ऊष्मा की हानि ना हो, इसलिए ये क्या होनी चाहिए, कुचालक होनी चाहिए। और ये जो है किस प्रकार का होना चाहिए, सुचालक होना चाहिए। तो ये आपके पास में क्या है, ऊष्मा का स्रोत है। दूसरा आपके पास में जो आता है वो आता है, यहाँ लिख देता हूँ, दूसरा आता है कार्यकारी पदार्थ तथा यांत्रिक व्यवस्था। यांत्रिक व्यवस्था, देखो यांत्रिक व्यवस्था के रूप में आपके पास में एक खोखला सिलेंडर होता है, आपके पास में एक खोखला सिलेंडर होता है। ठीक है, और खोखला सिलेंडर जो होता है उसमें क्या लगा रहता है, एक पिस्टन लगा रहता है, और पिस्टन जो है घर्षण रहित होना चाहिए, उससे किसी प्रकार की ऊर्जा की हानि जो है वो नहीं होनी चाहिए। और एक ही यहाँ याद रखना, कार्यकारी पदार्थ जो है, कार्यकारी पदार्थ के रूप में यहाँ पर क्या भरा जाएगा, आदर्श गैस भरी जाएगी। बात को ध्यान से सुनना, कार्यकारी पदार्थ के रूप में यहाँ पर सिर्फ किसको भरा जाएगा, आदर्श गैस को भरा जाएगा। पीछे जो आप लोगों ने पढ़ा था ऊष्मा इंजन, उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि वहाँ पर आदर्श रूप में तो क्या भरेंगे, सैद्धांतिक रूप से या आदर्श रूप से तो वहाँ आदर्श गैस को ही रखा जाता है। व्यवहारिक रूप से अपने क्या कर सकते हैं उसके अंदर, व्यवहारिक रूप से आप लोग उसके अंदर वायु या गैस आप लोग बोल सकते हो, भर सकते हो, या वाष्प भर सकते हो, या भाप भी आप लोग भर सकते हो। उसके अंदर ये ऐड करना, ये बात भी कि आप लोग उसके अंदर भाप और वाष्प भी ऐड कर सकते हो, या वायु या गैस आप जो बोलते हो वो तो उसके अंदर भर ही सकते हो। किसके अंदर, जो आप लोगों ने पढ़ा है ऊष्मा इंजन, ऊष्मा इंजन के अंदर। परंतु ये जो कार्नो वाला इंजन है, कार्नो इंजन के अंदर सिर्फ क्या भरा जाता है, कार्नो इंजन के अंदर सिर्फ आदर्श गैस को ही भरा जाता है। ठीक है, जो आपके पास में खोखला सिलेंडर है उसके अंदर आपके पास में जो कार्यकारी पदार्थ है, कार्यकारी पदार्थ के रूप में इसके अंदर सिर्फ क्या भरा जाएगा, आदर्श गैस जो है उसे भरा जाएगा। ठीक है, तो आपने खोखला सिलेंडर लिया और इसके अंदर क्या कर दिया, आदर्श गैस भर दी। कुछ इस प्रकार से देखो,
यहाँ अगर बनाता हूँ शायद आपको दिखे। ये फिर से कुचालक है। ये जो पृष्ठ है ना इसके, ये कैसे है, ये कुचालक है और ये पिस्टन है। पिस्टन भी कुचालक ही होना चाहिए ताकि ऊष्मा की हानि ना हो, घर्षण रहित हो। और यहाँ कार्यकारी पदार्थ के रूप में आपने क्या भर दिया, आदर्श गैस जो उसे भर दिया है। ठीक है, ये जो इसका तल है, जो अधर तल है इसका, ये होना चाहिए सुचालक। ठीक है, ये जो है ये कैसा होना चाहिए, सुचालक होना चाहिए। दिख रहा है आपको, तो ये सुचालक होना चाहिए। और ये जो दीवारें हैं इसकी, ये क्या होनी चाहिए, कुचालक होनी चाहिए। देखो ये चालक कुचालक अपने लिख रहे हैं, इसका एक ही मतलब यहाँ से बनता है कि अगर ये सारी जो इसके दीवारें हो गई, पिस्टन हो गए, ये सारी बातें या सारी चीज़ें जो है अगर कुचालक होगी तो जहाँ आपको ऊष्मा की ज़रूरत है ऊष्मा सिर्फ उसी जगह जाएगी, फालतू की जगह जाकर के ऊष्मा की हानि नहीं होगी। इसलिए जो दीवारें हैं उनको कुचालक बनाए, पिस्टन को कुचालक बनाए, सिर्फ इसके तल को क्या बनाया है, सुचालक बनाए। अब देखो, अगर आप इस सिलेंडर को उठा करके इसके ऊपर रखते हो, अगर इसके ऊपर रखोगे तो आवश्यक रूप से ये पार्ट तो सुचालक होना ही चाहिए, साथ के साथ इसका ये तल भी तो सुचालक होना चाहिए, तभी तो यहाँ से ऊष्मा जो है वो इस सिलेंडर के अंदर जाएगी। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो कि अगर मैं इसे उठा करके इसके ऊपर रख दूँ स्रोत के, तो ये पार्ट सुचालक है, तभी ऊष्मा देगा। और इसके नीचे वाला तल जो है ये भी तो सुचालक होना चाहिए, तभी तो ये ऊष्मा ले पाएगा, क्योंकि बाकी दीवारें तो इसकी कुचालक है। इसलिए इसके नीचे का तल और इसके ऊपर का तल दोनों क्या बनाए जाते हैं, सुचालक बनाए जाते हैं। तो यांत्रिक व्यवस्था के रूप में आप लोगों को लिखना है, खोखला सिलेंडर होता है, कार्यकारी पदार्थ के रूप में अपने आदर्श गैस भरते हैं, इसकी दीवारें कुचालक होती है, पिस्टन घर्षण रहित होता है, कुचालक होती है, और इसका जो तल है सिलेंडर का किस प्रकार का होता है, सुचालक होता है। ठीक है, तो ये किसके बारे में बातें आ गई, ये आ गई इसकी यांत्रिक व्यवस्था के बारे में, और दूसरा इसके कार्यकारी पदार्थ जो है उसके बारे में। तीसरा देखो, तीसरी इसके अंदर जो टर्म है वो है ऊष्मा सिंक। देखो ऊष्मा सिंक क्या काम होता है, ऊष्मा सिंक, तो ऊष्मा सिंक की अगर बात की जाए तो इसका ताप कितना होता है, T2 केल्विन होता है। अब देखो ये जो ताप है, ये ताप निम्न ताप होता है, किसकी तुलना में, स्रोत की तुलना में। स्रोत जो लिया था, स्रोत तो अपना कितने ताप का था, स्रोत तो था T1 केल्विन ताप का, परंतु ये कितने ताप का है, T2 केल्विन का है। और स्रोत का ताप तो क्या है, ज़्यादा ताप है, उच्च ताप, और इसका ताप क्या है, निम्न ताप। किसकी तुलना में निम्न ताप है ये स्रोत की तुलना में ताप जो है निम्न है, मतलब इतना भी निम्न नहीं है, परंतु स्रोत से अगर तुलना करोगे तो ये ताप क्या होगा, कम होगा। और ऐसा होना भी चाहिए ताकि ऊष्मा जो है वो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर क्या हो सके, स्थानांतरित हो सके। अगर आप लोग उल्टा कर देते हो तो आपको भी पता है कि आपने ऊष्मागतिकी का नियम ही बदल दिया, तो ऊष्मा हमेशा उस ताप से निम्न ताप की ओर क्या होती है, स्थानांतरित होती है। तो स्रोत से ऊष्मा जो है किस ओर जाएगी, सिंक की ओर जाएगी। तो स्रोत का ताप ज़्यादा होना चाहिए, सिंक का ताप क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ऊष्माधारिता, ऊष्माधारिता, इसकी ऊष्माधारिता जो है वो कितनी होती है, अनंत होती है। कितनी होती है ऊष्माधारिता, अनंत होती है। अनंत क्यों होती है, क्योंकि इसको अपने जो अनावश्यक ऊष्मा होती है, जो ऊष्मा बच जाती है, जो कार्य के रूप में अपने खर्च नहीं होती है, उस ऊष्मा को कहाँ भेजा जाता है, उस ऊष्मा को भेजा जाता है सिंक में। किस में भेजा जाता है, सिंक में भेजा जाता है। और ऊष्मा अगर सिंक में भेजी जाए तो उसकी ऊष्माधारिता में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऊष्माधारिता में परिवर्तन होगा इसका मतलब ताप में परिवर्तन होगा, और ताप में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग क्या बोलोगे कि उसकी ऊष्माधारिता अनंत होती है। अब देखो, स्रोत की ऊष्माधारिता अनंत और सिंक की ऊष्माधारिता भी कितनी, अनंत। दोनों की ऊष्माधारिता अनंत है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी ऊष्माधारिता अनंत, ताप T1 केल्विन, इसका ताप T2 केल्विन, और ऊष्माधारिता इसकी भी क्या, अनंत।
इसकी उष्माधारिता अनंत होने का मतलब है जितनी मर्जी इससे उष्मा ले लो, इसके ताप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आएगा। और सिंक की उष्माधारिता अनंत होने का मतलब है जितना मर्जी ताप आप इसे दे सकते हो, इसके ताप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आएगा। स्रोत से जितना मर्जी ताप लो और सिंक को जितना मर्जी ताप दो, दोनों के ताप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उष्माधारिता दोनों की क्या है? अनंत है। और सिंक की अगर बात की जाए तो कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनता है इसका। ये जो डायग्राम है किसका है? सिंक का है। ये दीवारें कुचालक, ये सुचालक, ठीक है। जो दीवारें हैं ये कुचालक है और जो ये ऊपर वाला पृष्ठ है ये क्या है? सुचालक है। ये सुचालक और ये दीवारें कुचालक। क्यों? क्योंकि दीवारों में तो उष्मा नहीं जानी चाहिए, पर इसके ऊपर वाला जो पार्ट है ये क्या होना चाहिए? सुचालक होना चाहिए। देखो अपने पढ़ेंगे इसकी कार्य प्रणाली, इसके बाद में ही पढ़ेंगे अपने जस्ट नेक्स्ट वीडियो के अंदर कार्य प्रणाली पढ़ेंगे। तो आपने क्या किया, आपके पास में जो यांत्रिक व्यवस्था थी, यानी आपके पास में जो खोखला सिलेंडर था, उस सिलेंडर को आपको रखना पड़ेगा इसके ऊपर। कब रखोगे वो इसकी कार्य प्रणाली में देखोगे। आप इसके ऊपर रखोगे तो जैसे ही आपने इसके ऊपर रखा तो उसके अंदर जो उष्मा है वो उष्मा कहाँ पहुँचनी चाहिए? वो उष्मा पहुँचनी चाहिए इस सिंक के अंदर। कहाँ पहुँचनी चाहिए? सिंक के अंदर पहुँचनी चाहिए, जिसका ताप कितना है? T2 केल्विन है। अब यहाँ से तो वो पहुँचेगी नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो कुचालक है। क्यों रखा है कुचालक? ताकि उष्मा की हानि ना हो, तो इसलिए इसे रखा है कुचालक और इसे रखा है सुचालक, ताकि जैसे आप इसे इसके ऊपर रखो जो फालतू की उष्मा है वो सारी की सारी इसके अंदर आ जाए। इसलिए इसके ऊपर वाले पृष्ठ को क्या रखा है? सुचालक रखा है, ठीक है। तो लास्ट जो आपके पास में बचता है वो क्या बचता है? स्टैंड बचता है, ठीक है। देखो चौथा जो है यहाँ पर वो क्या है? स्टैंड है। देखो स्टैंड नाम लिख दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये ऐसे ही है। आप लोग जब इसकी कार्य प्रणाली पढ़ोगे तब देखोगे कि स्टैंड का योगदान इनके बराबर ही होगा, ठीक है। समतापी संपीड़न, फिर अपने रुद्धोष्म संपीड़न, तो रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए अपने स्टैंड जो है वही काम में आएगा। देखो स्टैंड की अगर बात की जाए तो अपने जब भी स्रोत से हटाएंगे कहाँ रखेंगे? इसे स्टैंड पर रखेंगे। सिंक से हटाएंगे कहाँ रखेंगे? अपने इसे स्टैंड पर रखेंगे। तो कार्य प्रणाली के अंदर पढ़ेंगे बाकी अपने से। बेसिक बात स्टैंड की क्या होती है? स्टैंड जो है कुचालक पदार्थ का बना हुआ होता है। स्टैंड किसका बना होता है? कुचालक पदार्थ का बना हुआ होता है। इसकी सभी दीवारें क्या होती है? कुचालक होती है। इस बात का ध्यान रखना, इसकी सभी दीवारें क्या होती है? कुचालक होती है। ये भी कुचालक है और ये जो दीवार है इसकी ये भी क्या है? कुचालक है। तो आपके पास में जो स्टैंड है, स्टैंड पूर्णतः क्या होता है? पूर्णतः कुचालक होता है। स्टैंड पूर्णतः कुचालक होता है। स्टैंड की सभी दीवारें क्या होती है? पूर्ण रूप से कुचालक होती है। तो ये आपके पास में था उष्मा, ये जो कार्नो चक्कर और कार्नो इंजन। कार्नो इंजन के अंदर अपने सबसे पहले क्या पढ़े? कार्नो इंजन के अंदर सबसे पहले अपने पढ़े हैं कार्नो इंजन के भाग। कार्नो इंजन के 4 भाग आप लोगों ने यहाँ पर पढ़ दिए। और पहला जो पार्ट आपने पढ़ा है वो उष्मा स्रोत था। फिर से बता देता हूँ, T1 केल्विन ताप रखना है इसका, उष्माधारिता अनंत रखनी है। और ऊपर वाला तल इसका क्या होता है? सुचालक होता है। दीवारें क्या होती है? कुचालक होती है। उसके बाद में कार्यकारी पदार्थ था। कार्यकारी पदार्थ के रूप में यहाँ पर सिर्फ आपको क्या भरना है? आदर्श गैस को भरना है, ठीक है। कार्यकारी पदार्थ के रूप में आपको सिर्फ यहाँ पर क्या भरना है? आदर्श गैस को भरना है। और याद रखना जो ऊष्मा इंजन आपने पढ़ा है वहाँ पर आप लोग वायु, गैस, भाप या वाष्प कुछ भी भर सकते हो और व्यवहारिक रूप से इसमें यही भरा जाता है। परंतु सैद्धांतिक रूप से वहाँ भी क्या भर रहे थे? आदर्श गैस भर रहे थे। परंतु कार्नो जो इंजन है, कार्नो इंजन के अंदर आवश्यक रूप से क्या भरा जाता है? सिर्फ और सिर्फ आदर्श गैस को ही भरा जाता है। यांत्रिक व्यवस्था के रूप में वही फिर से खोखला सिलेंडर होता है, ठीक है। और उसका तल क्या होगा? सुचालक होगा, घर्षण रहित पिस्टन लगा होगा, उष्मा की किसी प्रकार से हानि नहीं होगी। तीसरा इसके अंदर क्या है? सिंक। सिंक का ताप T2 केल्विन, उष्माधारिता अनंत। कितनी उष्मा इसको दे? ताप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं। ये इसका डायग्राम आपको चारों एक साथ में बना देना।
ये कुचालक, ये इसका सुचालक, और ताप कितना है T2 केल्विन। उष्माधारिता इसकी भी अनंत, जितनी मर्जी उष्मा दो। और चौथा आपके पास में यहाँ पर स्टैंड था। स्टैंड पूर्ण रूप से किसका बना हुआ था? कुचालक पदार्थ का बना हुआ था। ठीक है, तो आज के वीडियो में अपने सिर्फ कार्नोट चक्कर पढ़ाए और कार्नो इंजन पढ़ाए। कार्नो इंजन के सिर्फ अपने भाग पढ़े हैं। इसके बाद में हम लोग कार्नो जो इंजन है इसकी कार्य प्रणाली पढ़ेंगे। कार्य प्रणाली इसके 4 पार्टों के अंदर पूरी होगी। समतापी प्रक्रम इसके अंदर आएगा, रुद्धोष्म प्रक्रम आएगा। उसके लिए लास्ट जो वीडियोज़ है आपके जरूर देख लेना, समतापी के और